हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झासर एकेडमी फॉर आईएएस। हम करने जा रहे हैं मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस और आज हम देखेंगे जनरल स्टडीज पेपर 1 इंडियन सोसाइटी सेक्शन से 8 क्वेश्चन। मैं उम्मीद करती हूँ गाइस आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और एक बहुत अच्छा आंसर फ्रेम भी किया होगा। सो गाइज आज हम ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे कि ग्लोबलाइजेशन का क्या इफेक्ट, क्या इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है। अब हम हमारे ये इकोनॉमिक्स में भी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम पढ़ते हैं एलपीजी रिफॉर्म्स, जो हमारे सिलेबस में गिवन है। ठीक है, एलपीजी क्या है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो वो जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हमें देखने को मिला था 1991 में, तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वेरियस डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। हर एक एंगल से वो इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो हम टेक्नोलॉजिकली देखते हैं, कल्चरली देखते हैं या इकोनॉमिकली देखते हैं। आज हम ग्लोबलाइजेशन के बारे में देखेंगे, ग्लोबलाइजेशन ने किस तरीके से इन्फ्लुएंस किया है। गाइज आपको बहुत ही अच्छे पॉइंट्स मिलने वाले ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड। तो जहाँ पे भी आप अपने इकोनॉमिक्स के नोट्स बना रहे हैं, ये टॉपिक इंडियन सोसाइटी के रेफरेंस से भी इम्पॉर्टेंट है और इकोनॉमिक्स से भी। तो इकोनॉमी में आप एलपीजी रिफॉर्म्स पूरा ही पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आप ग्लोबलाइजेशन के साथ इन पॉइंट्स को क्लब करके रखिएगा। इट विल हेल्प यू अलॉट इन द नियर फ्यूचर, क्योंकि आपके पास पॉइंट्स एक ही जगह पे हो जाएंगे, राइट। तो शुरू करने से पहले गाइस, जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, वो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ जाके आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस मिल जाएगा, जो टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अपलोड कर दी जाती है, जैसे कि करंट अफेयर्स का की पीडीएफ्स है, या फिर ये जो हम मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करते हैं इसका पीडीएफ है। और गाइज साथ ही साथ आपको वीडियो लेक्चर्स भी जो अपलोड किए जाते हैं आपके लिए, उनका भी डायरेक्ट लिंक वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। गाइज मैं कहूँगी कि जो भी स्टूडेंट्स सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए आपको करंट अफेयर्स के लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऑल जस्ट यू नीड टू डू इज़ आपको रेगुलर तरीके से झासर एकेडमी को फॉलो करना है। वहाँ पे आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स का लेक्चर दिया जाता है, अपलोड कर दिया जाता है। आप उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे तो दैट इज़ मोर देन इनफ, बिकॉज हमारे करंट अफेयर से बाहर का आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। और गाइज हमारा जीएस का भी प्री प्लस मेंस बैच रन कर रहा है, उसको आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। वो बिल्कुल उसमें जीएस 1 2 3 4 की बिल्कुल ज़ीरो से तैयारी करवाई जा रही है। जहाँ सर आपको खुद मेंटोर कर रहे हैं उस बैच में। और गाइज अगर आप उस बैच की डिटेल्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे और झा सर के द्वारा दी गई गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे, तो आपका एग्ज़ाम निकलने से कोई नहीं रोक सकता, आपका सिलेक्शन पक्का है गाइज। तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा उस बैच को। और हमारा मेंस का भी आंसर राइटिंग बैच रन कर रहा है, आप उसको उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें 500 प्लस क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है। हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी हैं, वो आपके आंसर कॉपीज़ को चेक करते हैं और आपको इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं, आपको मिस्टेक्स बता के। और साथ ही साथ आपको हर एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग एक सैम्पल आंसर भी प्रोवाइड किया जाता है और वीडियो सोल्यूशन भी दिया जाता है विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। गाइज जो भी स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं, वो इन बैचेस को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप के थ्रू आप कोर्सेज की डिटेल्स ले सकते हो और कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइज अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, टू व्हाट एक्सटेंट ग्लोबलाइजेशन हैज इन्फ्लुएंस्ड द कोर ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी इन इंडिया, एक्सप्लेन। वैश्वीकरण में भारत में सांस्कृतिक विविधता के मूल को किस हद तक प्रभावित किया है, समझाना। ये क्वेश्चन गाइस जीएस 1 इंडियन सोसाइटी सेक्शन से लिया गया और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2016 में पूछा था। तो गाइज जब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें हमसे ये पूछा गया है कि किस हद तक, मतलब कितने एक्सटेंट तक ग्लोबलाइजेशन, मतलब कि वैश्वीकरण ने हमारी इंडिया की, हमारे भारत की जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, सांस्कृतिक विविधता है, उसको किस तरीके से प्रभावित किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे जैसे ग्लोबलाइजेशन ने वेरियस एंगल्स में हम देखें या वेरियस सिचुएशंस में देखें, मतलब इकोनॉमिकली है, टेक्नोलॉजिकली है, सोशली है, कल्चरली है, तो हर एक वे में कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस ग्लोबलाइजेशन का हमें देखने को मिलता है। बट इस क्वेश्चन में हमसे बिल्कुल पर्सपेक्टिव पर्टिकुलरली किसके बारे में पूछा गया है, कल्चरल डाइवर्सिटी के बारे में पूछा गया है कि हमारी इंडिया की जो सांस्कृतिक
विविधता है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, उसको किस तरीके से इन्फ्लुएंस किया है ग्लोबलाइजेशन ने, राइट। तो हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे, हम ग्लोबलाइजेशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे उसके बारे में अपने इंट्रोडक्शन में। मेन पार्ट में हम कल्चरल डाइवर्सिटी के इम्पैक्ट का ही बताएंगे कि वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस हुई, जिसमें हमारे पॉजिटिव्स भी आ जाएंगे और नेगेटिव्स भी आ जाएंगे। एंड में हम कंक्लूड करते हुए अपने आंसर को फिनिश करेंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। Globalization refers to the increased interconnectedness across the countries of the world, whether economically, culturally और टेक्नोलॉजिकली। अब ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण की जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो वो एक्चुअल में है क्या? वो है, मतलब क्या है ग्लोबलाइजेशन का? इंक्रीज्ड इंटरकनेक्टेडनेस, मतलब कि आपस में कनेक्शंस बढ़ाना, ठीक है। जैसे कि एक तो हमारा होता है, मान लीजिए स्मॉल लेवल पे समझते हैं कि हमारी फैमिली है, हमारी फैमिली से बाय बर्थ हमारा एक कनेक्शन होता है, हमारा एक रिलेशन होता है, ठीक है, हम उनसे जुड़े हुए हैं इन वन मैनर और दी अदर। लेकिन जो बाहर की सोसाइटी है, जैसे कि एक चाइल्ड है, जब चाइल्ड का बर्थ होता है, ठीक है, बच्चा जब जन्म लेता है, स्टार्टिंग में उसका जो दुनिया होती है, उसका जो वर्ल्ड होता है, वो क्या होता है? उसकी फैमिली होती है, उसके पेरेंट्स या उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स उनके साथ रह रहे हैं, उसका सिबलिंग है, ठीक है। तो वो क्या है, उससे समझिए कि वो जो फैमिली है उस चाइल्ड की, वो मान लीजिए हमारी अपनी होम कंट्री इंडिया है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो उसी से कनेक्टेड है वो। लेकिन वो जैसे जैसे बड़ा होएगा, आगे वो स्कूल भी जाएगा, फिर बड़ा होके जॉब भी, या सोसाइटी है, खेलेगा भी, तो वो बहुत सारे लोगों से, बाहर के वर्ल्ड से भी उसके कनेक्शंस बिल्डअप होंगे। स्कूल में जाने लगेगा तो वहाँ पे वेरियस चिल्ड्रन होंगे, टीचर्स होंगे, उनके साथ कनेक्शंस होंगे, सोसाइटी में, नेबर्स में, वहाँ पे सभी के साथ कनेक्शंस बिल्डअप होंगे। तो इस तरीके से अब वो बाहर के वर्ल्ड से कनेक्शंस उसके बिल्डअप होने लगे, और जैसे जैसे वो जाएगा वैसे वैसे उसके कनेक्शंस बढ़ते चले जाएंगे। तो दैट इज ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन किस पर्सपेक्टिव से? अब हमने तो छोटे से पर्सपेक्टिव से समझा। अब हमारी कंट्री, जैसे कि हमारी इंडिया क्या थी पहले? क्लोज्ड इकोनॉमी थी, कि इंडिया के अंदर ही, ना ही उसमें एक्सपोर्ट वगैरह या इंपोर्ट पे भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती थी, ठीक है, फ्री ट्रेड नहीं होता था, चाहे गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, या लेबर है, किसी भी चीज़ का, टेक्नोलॉजी है, फ्री ट्रेड नहीं हुआ करता था। इसी तरीके से ज़्यादा कनेक्शंस नहीं रखे हुए थे, क्लोज्ड इकोनॉमी रखी हुई थी, बंद अर्थव्यवस्था। तो जब ग्लोबलाइजेशन आया, तो ग्लोबलाइजेशन से कनेक्शंस इंक्रीज हुए वेरियस कंट्रीज़ के साथ, जो वर्ल्ड की विश्व स्तर पे जो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, उनके साथ रिलेशनशिप्स इंक्रीज होने शुरू हुए। जैसे कि हमने चाइल्ड की बात की, कि जब वो थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसके रिलेशंस, उसके कनेक्शंस बढ़ने लग गए, स्कूल्स में है, या जॉब पे है, या फिर उनके सोसाइटी में है, नेबरहुड में है, तो वहाँ पे कनेक्शंस बढ़ने लग गए। तो ऐसे ही जब कंट्री का बाकी कंट्रीज़ के साथ रिलेशन बढ़ता है, उसको हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। अब वो किस तरीके से होता है? इकोनॉमिकली भी हो सकता है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज होने लग जाती है। अब ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ? जो हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी थी वो ओपन इकोनॉमी में कन्वर्ट हो गई। तो अब वो क्या हो गया इकोनॉमिकली? जैसे कि बाहर की कंट्रीज सॉरी कंपनीज आके यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकती हैं, सेटअप हो सकती हैं, अपना बिजनेस इस्टेब्लिश यहाँ पे कर सकती हैं, ठीक है। कल्चरली वेरियस कल्चर के लोग हैं, कल्चर मिक्सअप हो जाएगा। जैसे कि पहले क्या होता था, पहले अगर हम मान लीजिए छोटे से चीज़ में, एक ड्रेसिंग स्टाइल में ही देखते हैं, ड्रेसिंग स्टाइल में क्या था? क्या पहले ये जो वेस्टर्न ड्रेसेस हम बोल देते हैं ना, कि गर्ल्स के लिए जो वेस्टर्न ड्रेसेस होती है, क्या पहले होती थी? नहीं होती थी। लेकिन ये आज के टाइम पे हमें बहुत देखने को मिलती हैं वेस्टर्न टाइप ऑफ ड्रेसेस। हर एक दूसरी लड़की हमें पहने में दिखती है वो ड्रेसेस। किसका इम्पैक्ट है? वो ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है, कि वो कल्चर मिक्सअप हुआ है। या फिर टेक्नोलॉजिकली, कि बाहर जहाँ पे टेक्नोलॉजी अच्छी है, हमारे पास अगर आउटडेटेड है या पुअर टेक्नोलॉजी है, तो हम वहाँ से वो टेक्नोलॉजी का इंपोर्ट करके हम वो अच्छी एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हम भी एडवांस लेवल पे जा सकते हैं, एडवांस लेवल पे प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये क्या है? ये ग्लोबलाइजेशन है। इट हैज़ अ पर्टिकुलरली प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ अ कंट्री। अब इसका एक बहुत अच्छा वाला इफेक्ट, मतलब अच्छे वाला मतलब कि ज़्यादा इफेक्ट, ज़्यादा प्रभाव हमें इंडिया की कल्चरल डाइवर्सिटी पे, सांस्कृतिक विविधता पे देखने को मिलता है।
तो इंडिया के लिए इसने किस तरीके से इन्फ्लुएंस किया है हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी को, उसको देखेंगे हम कि किस तरीके से किया है। फर्स्ट इज फैमिली स्ट्रक्चर, परिवार संरचना। Increasing urbanization as a consequence of globalization has resulted in migration of people from rural areas, resulting in the disintegration of the joint family system. अब क्या चीज़ है, देखिए एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में समझते हैं। हम बात कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन की, ठीक है। अब ग्लोबलाइजेशन में हमने क्या कहा कि कनेक्शंस बढ़ते हैं। इकोनॉमिकली में हमने क्या बात की थी, ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्या बात की, जैसे कि जब हमारी इकोनॉमी अब ओपन इकोनॉमी हो गई है, क्लोज्ड इकोनॉमी से कन्वर्ट होके ओपन इकोनॉमी हो गई, हमने अपनी मार्केट खोल दी, हमने अपनी इकोनॉमी खोल दी, तो बहुत सारे बाहर की कंपनीज जो दूसरी दूसरी कंपनीज है वो यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करेंगे अपना, वो यहाँ पे आके अपनी कंपनीज अपनी इंडस्ट्रीज को सेटअप करेंगे। तो जब वो यहाँ पे आके सेटअप करेंगे तो वो कुछ फैक्टर्स हैं, जो फैक्टर्स वो देखेंगे। अब इंडिया में, हम इंडिया की ही बात करें तो क्या है, यहाँ पे अर्बन एरियाज़ हैं और रूरल एरियाज़ हैं, हमें शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र देखने को मिलते हैं। तो अब मान लीजिए बाहर से कोई कंपनी आ रही है, तो वो अर्बन एरिया में अपना बिजनेस शुरू करना प्रेफर करेगी या रूरल एरियाज़ में प्रेफर करेगी। अर्बन एरियाज़ में हमें पता है कि हमें ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, चाहे हम रॉ मटेरियल्स के बेसिस पे देखें, ट्रांसपोर्टेशन के बेसिस पे देखें, वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, वेरियस फैक्टर्स हैं जो एक बिजनेस को रन करने के लिए ज़रूरी होते हैं। जैसे कि मतलब क्या होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये सारी चीज़ें हमें ज़रूरी होती हैं और ये बेटर तरीके से कहाँ मिलेंगी, अर्बन एरियाज़ में मिलेंगी रादर दैन रूरल एरियाज़, ठीक है, क्योंकि रूरल एरियाज़ इतने ज़्यादा डेवलप्ड नहीं हैं कंपैरेटिवली टू अर्बन एरियाज़, अगर हम कंपेयर करें तो अब ग्लोबलाइजेशन से कंपनीज अट्रैक्ट होंगी, ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट होंगे, तो वो कहाँ पे आएंगे, अर्बन एरियाज़ में वो सेटअप होंगे, तो अर्बनाइजेशन, शहरीकरण हमें देखने को मिलेगा। तो जैसे जैसे वो शहरीकरण बढ़ेगा तो वहाँ पे ज़्यादा कंपनीज इस्टेब्लिश हो रही है, बिजनेसेस शुरू हो रहे हैं, तो लोगों की भी लेबर की ज़रूरत पड़ेगी। हमने बात की ना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड की, ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी, उनको लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, तो लेबर में उनको जो वर्कर्स की ज़रूरत है, तो वो वर्कर्स अब क्योंकि रूरल एरियाज़ में इतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, तो काम के लिए, और यहाँ पे क्योंकि अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, तो वहाँ से वो माइग्रेट करके रूरल एरियाज से कहाँ आएंगे, अर्बन एरियाज़ में आएंगे। किसके लिए, जॉब के लिए, जो कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडिया में आई है, और इंडिया के भी किस पार्ट में आई है, अर्बन एरियाज में। तो उसकी वजह से क्या हुआ, जॉब के लिए माइग्रेशन हुआ। तो पहले जो एक जॉइंट फैमिली देखने को मिलती थी कि सारे लोग इकट्ठे एक ही फैमिली में, एक ही छत के नीचे, एक ही घर में साथ में रहते थे, तो अब क्योंकि वो काम की वजह से उन्हें जाना पड़ रहा है, तो वो जॉइंट फैमिली में से एक बंदा, दो बंदे, तीन बंदे, इस तरीके से, मतलब 1 पर्सन, फिर 2 पर्सन्स चले गए, 3 पर्सन्स चले गए, इस तरीके से वो काम के लिए अपनी फैमिली से दूर चले जाएंगे, तो हमें जॉइंट फैमिली थोड़ी सा, तो उसका डिसइंटीग्रेशन देखने को मिलेगा कि वो अब साथ में नहीं रह रहे हैं, सभी एक ही घर में नहीं रह रहे हैं पहले की तरह, तो वो फैमिली स्ट्रक्चर क्या हो गया, चेंज हो गया। अब आज ही के टाइम पे हम बात करें तो हमें अब ज़्यादा जॉइंट फैमिलीज़ की बजाय अब हमें न्यूक्लियर फैमिलीज़ देखने को मिलती हैं, है ना। बहुत ज़्यादा हमें जॉइंट फैमिलीज़ ऐसा नहीं एग्जिस्ट नहीं करती, बहुत है जॉइंट फैमिलीज़ में रहते हैं, लेकिन मैक्सिमम प्रोपोर्शन हमें फिर भी आज के टाइम पे बहुत सारा प्रोपोर्शन ऐसा देखने को मिलता है जो न्यूक्लियर फैमिली, मतलब न्यूक्लियर फैमिलीज़ को में जाता है, ठीक है, न्यूक्लियर फैमिलीज़ के उसमें रहता है, और ज़्यादातर लोग प्रेफर भी न्यूक्लियर फैमिलीज़ ही करते हैं। तो वो क्या है, वो फैमिली स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, लोगों का माइंडसेट भी चेंज हुआ है कंपैरेटिवली। अ न्यू ट्रेंड ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज विद 1 और मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन हैज़ इमर्ज्ड इन इंडिया। वही बात है कि न्यूक्लियर फैमिली का ट्रेंड बढ़ता चला गया कि एक या मैक्सिमम 2 चिल्ड्रंस होंगे, मतलब कि पेरेंट्स हैं और उनके बच्चे, एक बच्चा होगा या फिर 2 बच्चे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये एक ट्रेंड बन गया, तो एक फैमिली स्ट्रक्चर में चेंज हमें देखने को मिला। नेक्स्ट है रोल ऑफ वुमेन, महिलाओं की भूमिका। As a result of globalization, women in India have become more aware of their rights and are now
स्टेपिंग आउट ऑफ होम्स टू परस्यू नॉट ओनली स्कूलिंग बट हायर एजुकेशन एंड जॉब्स। अब क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन से विमेन का रोल इम्प्रूव हुआ है। ठीक है, कैसे उनको उनमें वो अवेयरनेस आई कि भाई जैसे बाहर दूसरी कंट्रीज़ में हमें विमेन देखने को मिल रही है, महिलाएं देखने को मिल रही हैं, उनका एग्जाम्पल उनके सामने आ रहा है कि भाई वो तो काम कर रहे हैं, वो जॉब्स भी कर रहे हैं, वो अच्छे एडुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, ठीक है, शिक्षा लेते हैं, वो फिर जो जॉब भी करते हैं, इंडिपेंडेंट हैं। तो वो अवेयरनेस है यहाँ की इंडिया की जो महिलाएं थी जो कि वो चार दीवारी में ही बंद रहती थी, उन्होंने स्टेप लिया और वो बाहर निकली, ना ही सिर्फ शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए, बल्कि अब काम करने के लिए भी। ठीक है, उन्होंने हायर जॉब्स ली, हायर एजुकेशन के लिए, इवन वो बाहर जाके भी पढ़ी है लड़कियां बहुत। ठीक है, तो उन्होंने हायर एजुकेशन के लिए भी बाहर गई और वो जॉब्स के लिए भी, अपने आप को इंडिपेंडेंट करने के लिए भी उन्होंने अपना पैर आगे बढ़ाया। और ये जो पेट्रियार्की इन्फ्लुएंस देखने को मिलता था वो कम हुआ हमारी सोसाइटी में। पेट्रियार्की इन्फ्लुएंस होता था ना कि पहले क्या रहती है, लड़की फादर के अंडर, फादर के हिसाब से रहती है, आफ्टर मैरिज वो अपने हस्बैंड के हिसाब से रहती है, या फिर उसके बाद जब बेटा बड़ा हो जाता है तो वो अपने बेटे के हिसाब से रहती है। तो वो पेट्रियार्की इन्फ्लुएंस कम हुआ और विमेन ने अपना रोल लेना शुरू किया, लीडिंग रोल उसका हमें देखने को मिला। तो वो रोल चेंज हुआ ग्लोबलाइजेशन की वजह से। नेक्स्ट इज रोल ऑफ कास्ट इज डिक्रीजिंग, कि जो जाति की भूमिका हमें देखने को मिलती है हमारी सोसाइटी में, तो वो हमें घटती हुई दिखी। कि जैसे जैसे विद इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, नॉट ओनली आर कास्ट बैरियर्स वर्क breaking at workplace but also at areas of living, people belonging to all caste work and live together। तो क्या चीज़ है कि कास्ट जो है हमें वो भी कम होती हुई देखने को मिली, कि ग्लोबलाइजेशन से अर्बनाइजेशन हुआ। अब वहाँ पे क्या हुआ कि ये बैरियर्स ना हमें कम होते हुए देखने को मिले, कि लोग काम कर रहे हैं, सिर्फ काम कर रहे हैं वर्क प्लेस पे भी और जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे भी। अब ऐसा नहीं है, अभी हम अपना देखें तो हम काम करते हैं जहाँ पे, अगर हम जॉब करते हैं तो वहाँ ऐसा नहीं है कि हम ये देखते हैं कि अच्छा कौन पर्सन कौन सी कम्युनिटी से, कौन सी कास्ट से बिलोंग करता है। नहीं, हम सभी के साथ बात करते हैं, सभी के साथ बैठ के खाना खाते हैं, सभी से हम मिंगल होते हैं। सिमिलरली जिस एरिया में हम रह रहे हैं, हम ये नहीं देखते कि नहीं हमारे आसपास कहीं पे इस कम्युनिटी का लोग पर्सन नहीं रहने चाहिए, इस कम्युनिटी की फैमिली ना हो। ऐसा कुछ नहीं है, सब मिलजुल के रहते हैं। तो ये चीज़ भी कहाँ से आई है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये हमें मेंटालिटी चेंज होती हुई देखने को मिली है, जो कि हमारी सोसाइटी के लिए बहुत अच्छी है। नेक्स्ट इज लाइफस्टाइल, जीवन शैली। वेदर इट बी इन अटायर, फूड हैबिट्स और टेस्ट इन म्यूजिक, देयर हैज़ बीन एन अटेम्प्ट टू इमिटेट द वेस्ट। अब क्या चीज़ है कि ये ऐसा देखा गया है कि भाई जो वेस्ट हमें देखने को मिलता है, मतलब कि बेसिकली जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या जो दूसरी अच्छी कंट्रीज़ हैं, वहाँ के स्टाइल्स को इमिटेट करना, मतलब कि उनको देख के और अपने अंदर लेके आना उन चीज़ों को, तो ये बहुत ज़्यादा देखा गया है। क्योंकि उनको अच्छा कि अरे देखो कितने अच्छे तरीके से रह रहा है या क्या है, तो उनसे इन्फ्लुएंस होके वही चीज़ अपनानी शुरू की। चाहे वो अटायर में हो, मतलब ड्रेसिंग सेंस में हो, या फूड हैबिट्स में हो, या फिर म्यूज़िक के टेस्ट में हो, राइट। जैसे कि साड़ीज, सलवार कमीज फॉर विमेन हैज़ गिवन वे टू स्कर्ट्स एंड पैंट, जीन्स एंड शर्ट्स। कि पहले विमेन जो महिलाएं वो क्या पहनती थी, ज़्यादातर साड़ीज़ या सलवार कमीज पहनती थी। अब क्या हो गया, अब वो ट्रेंड में थोड़ा सा चेंज देखने को मिला है कि अब गर्ल्स पहले नहीं पहनती थी। पहले तो क्या होता था कि छोटी छोटी लड़कियां हैं तो उनको फ्रॉक्स पहना दी जाती थी, ठीक है, उसके बाद वो थोड़ी सी बड़ी होती थी तो उनको सलवार कमीज ही पहनाया जाता था। तो वो बड़े होने तक सलवार कमीज ही पहनती थी और आफ्टर मैरिज वो साड़ीज पहनती थी। ये एक अटायर फिक्स था विमेन का। लेकिन अब इसमें हमें ट्रांजिशन देखने को मिला, क्या कि गर्ल्स अब जीन्स भी, पैंट्स भी डालती हैं, जीन्स भी डालती हैं, शर्ट्स भी डालती हैं, स्कर्ट्स भी डालती हैं, वो सब कुछ डालती हैं। सब हर एक अटायर जो हमें वेस्ट में देखने को मिलता है वो हमें आज के टाइम पे देखने को मिलता है। सिमिलरली अगर हम मेन की बात करें तो ट्रेडिशनल धोती कुर्ता हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय शर्ट्स एंड ट्राउजर्स। कि पहले धोती कुर्ता पहनते थे जो आदमी, मेन, वो आज के टाइम पे शर्ट्स और ट्राउजर्स हमें पहनने हुए देखने को मिलते हैं। अब धोती कुर्ता थोड़ा सा ना बहुत कम हो गया है। पहले के लोग बल्कि फिर भी पहनते हैं, लेकिन आज के लोग धोती कुर्ता नहीं पहनते हैं। अब पजामा, टी शर्ट्स, या फिर ऑफिशियल उस पर फॉर्मल लुकिंग में शर्ट्स एंड ट्राउजर्स, ये चलता है अब।
Even in food habits, junk food like pizzas, burgers, pastas are the preferred choices of the youth today in India. बल्कि अगर हम फूड हैबिट्स की भी बात करें तो जंक फूड ने ज़्यादा एक ट्रेंड ले लिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ये यूथ होता है वो क्या प्रेफर करता है, उनकी चॉइस क्या है, जंक फूड, कि पिज़्ज़ा है, बर्गर है, पास्ता है, वो ये खाना पसंद करते हैं। तो ये भी हमें किसकी वजह से देखने को मिला है, वेस्ट का हमें यहाँ पे इन्फ्लुएंस देखने को मिला ग्लोबलाइजेशन की वजह से। Next is language. English today is becoming the favored mode of communication among the people of India over their mother tongues. कि पहले क्या थी, मदर टंग हमारी क्या है। अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर मदर टंग हमें हिंदी देखने को मिलती है। साउथ इंडिया में इंग्लिश है या फिर अलग अलग, जैसे तमिल है, उड़ीसी है, अलग अलग हमें देखने को मिलते हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम। तो वो मदर टंग थी। लेकिन आज के टाइम पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि इंग्लिश ने बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया है। अब इंग्लिश एक प्रेफर्ड या फेवर्ड मोड ऑफ कम्युनिकेशन माना जाता है ज़्यादातर, जो जबकि इंग्लिश हमारी कंट्री में पहले नहीं था। लेकिन वो किसकी वजह से आया, ग्लोबलाइजेशन की वजह से आया, और कुछ हम कह सकते हैं कि जो कॉलोनाइजेशन थी पहले उसकी वजह से आया, राइट। तो ये हमने बात की गई इसकी क्या इन्फ्लुएंस हमें कल्चरल डाइवर्सिटी पे इंडिया के देखने को मिलते हैं। सो ऑन द कंक्लूडिंग लाइंस, हमें ग्लोबलाइजेशन के इस तरीके से पॉजिटिव्स भी देखने को मिले हैं और कुछ कुछ नेगेटिव्स भी हमें देखने को मिले हैं। नेगेटिव में हम बोल सकते हैं जैसे कि जंक फूड है, तो वो क्या है, हमारे यूथ के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन वो प्रेफर करते हैं उस चीज़ को। तो हमें कुछ कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देखने को मिलते हैं, बट ओवरऑल क्या है, ग्लोबलाइजेशन फिर भी हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, या हमारी सोसाइटी को बहुत अच्छे उसमें उन्होंने ग्लोबलाइजेशन से ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिली है। सो ओवरऑल इट इज़ गुड, राइट। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन गाइज। आई होप यू ऑल हैव लाइक दिस एनालिसिस। अपना फीडबैक गाइज हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो विद दिस वी एंड अप दिस सेशन टुडे हियर गाइज। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड।